गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 का जस्ट फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझा दिया था अप टू पेज नंबर 26। तो आज मैं आगे जो है पेज नंबर 27 पे ऊपर टॉप में दिया है यूज़ ऑफ टू TOO डॉट 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 एंड टू कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हम सेंटेंसेस में टू का और टू का कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे पहला सेंटेंस में दिया है कि ही इज़ सो वीक डैट ही कांट वर्क प्रॉपरली। अब इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है कि आपको क्या करना है, रिप्लेस, यहाँ पे नीचे ही दिया हुआ है रिप्लेस सो विथ टू, यानी कि आपको रिप्लेस करना है सो को टू के साथ। एंड जो डैट है प्लस सब्जेक्ट है और कांट और कुडंट है उसको इसकी जगह क्या रखना है, आपको टू को रखना है। समझ में आया? यानी कि जो सो है सो की जगह आपको रिप्लेस करके रखना है टू, TOO। और जो डैट है सब्जेक्ट हो गया ही, और कांट और कुडंट है, इन तीनों की जगह हम आपको क्या लगाना है, टू लगाना है, TO लगाना है, सिंगल O। ओके, समझ में आया? अब हम सेंटेंसेस देखते हैं। तो ऊपर आपको दिया हुआ है ही इज़ सो वीक डैट ही कांट वॉक प्रॉपरली, तो इसी के नीचे आपको आंसर भी दिया हुआ है कि ही इज़ सो की जगह जैसे मैंने आपको बताया रिप्लेस कर देंगे टू के साथ, और जो डैट ही कांट की जगह हम लगा देंगे टू वॉक प्रॉपरली, वो एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, वैसे ही सेकेंड सेंटेंस दिया है द मैन वॉज सो ओल्ड डैट ही कुडंट वर्क, ये दिया हुआ है। अब हम क्या लिखेंगे, द मैन वॉज सो की जगह हो जाएगा टू, ओल्ड हम लिख देंगे। अब जो डैट के बाद जो है सेंटेंसेस है, डैट सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और यहाँ पे कुडंट दिया है, तो इन तीनों की जगह हम क्या ऐड कर देंगे, क्या रिप्लेस कर देंगे, टू, और वर्क वो एज इट इज़ रहेगा। समझ में आया? थर्ड दिया है द प्लेट वॉज सो हॉट डैट आई कांट टच इट, ये दिया है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिया है कि द प्लेट वॉज सो की जगह टू का रिप्लेस कर देंगे, TOO, और हॉट एज इट इज़ रहेगा। अब जो डैट के जो बाद है, डैट हटाना है, आई जो सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे कांट दिया है, इन तीनों की जगह हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, टू टच। हॉट ये मेरे लिए आई है तो फॉर मी टू टच। नेक्स्ट, ही इज़ सो ऑनेस्ट डैट ही कांट एक्सेप्ट एनी ब्राइब। आप क्या करोगे, वही सेम करोगे, ही इज़ एज इट इज़ लिखना है, सो की जगह रिप्लेस करना है टू के साथ, TOO। ऑनेस्ट एज इट इज़ रहेगा। अब आपको चेंज क्या करना है, डैट ही और कांट, ये आपको तीनों को हटा के क्या लगाना है, टू लगाना है, तो टू एक्सेप्ट एनी ब्राइब हो जाएगा। ओके, लास्ट दिया है द एनिमी वॉज सो स्ट्रॉन्ग डैट द किंग कुडंट डिफीट दैम। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि द एनिमी वॉस है, तो उसके वॉस सो की जगह तो आपको पता ही है कि हम टू लगा देंगे, स्ट्रॉन्ग एज इट इज़ रहेगा। अब डैट के पीछे आपको क्या करना है, डैट कुडंट की जगह आपको क्या कर देना है, फॉर द किंग टू डिफीट हिम हो जाएगा। समझ में आया? मतलब डैट के बाद किंग तो आएगा ही, ओके, बिकॉज वो तो इसका मेन जो है वो बताया कि कौन एनिमी को कौन हार गया, तो किंग। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग फॉर द किंग, इतना स्ट्रॉन्ग था एनिमी की टू, वो अपने आप को मतलब हार गया, तो कुडंट की जगह और डैट की जगह आप लगा दोगे टू, डिफीट। समझ में आया? ये था यूज़ ऑफ टू और टू का। अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव्स टू जॉइन सेंटेंसेस, यानी कि इन्फिनिटिव्स को हम टू जो है जो जॉइन करेगा सेंटेंस कैसे करेगा, उसका यूज़ दिया है टू और मोर सेंटेंसेस कैन बी जॉइन बाय यूजिंग द इन्फिनिटिव्स, यानी कि दो से ज़्यादा सेंटेंसेस जो है वो कैसे जॉइन करेंगे, बाय क्या लगाकर, इन्फिनिटिव जो टू लगाकर। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस यूज्ड एज द मेन प्रिंसिपल clause and the verbs of the other sentences are converted into infinitives making them subordinate clauses। यानी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो मेन क्लॉज क्या होता है, अब क्लॉज एक ऐसा पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है जिसमें एक वर्ब होता है जो क्या बताता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताता है। ओके, तो इसमें जो मेन क्लॉज है और जो वर्ब्स जो दिए होंगे आपको दूसरे सेंटेंसेस को, उन दोनों सेंटेंसेस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, इन्फिनिटिव में करना है,
ताकि वो क्या बन सके, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, डैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि जो अकेला खड़ा नहीं हो सकता। हमें कंप्लीट सेंटेंस में सब ऑर्डिनेट क्लॉसेस को हम अकेला खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो मेंस आपको इसमें यही बताया कि जब हम दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं तो किसके साथ करते हैं, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या, टू लगाकर, TO2 लगाकर जॉइन करते हैं। ओके, अब रिमेंबर में दिया है इन्फिनेटिव्स कैन बी यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस। वो तो आपको पता ही है कि जो वही ऊपर जो लिखा है वही यहाँ पे नीचे सेम मेंशन किया हुआ है। The most important of given sentences is taken as the main clause and the other one is joined to it with an infinitive, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो आपको सेंटेंसेस में मेन क्लॉज तो दिया ही होगा। ओके, जो मेन प्रिंसिपल है, जो मेन क्लॉज है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वो आपको दिया होगा। और दूसरा जो है सेंटेंस वो आपको टू के साथ जॉइंट करना है। ओके, टू क्या है, वो इन्फिनेटिव है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है ही रीड्स some motivating books before going to bed. It is old habit of him. अब आपको क्या करना है, इसको सेंटेंसेस को थोड़ा सा आपको मेन जो सेंटेंसेस है उसको शॉर्ट करके लिखना है। जैसे इट इज़ ओल्ड हैबिट, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट में था उसको हम फर्स्ट में करेंगे बिकॉज सेंटेंसेस को हमें प्रॉपर बनाना है इसीलिए। तो इट इज़ ओल्ड हैबिट ऑफ हिम की जगह हो जाएगा हिज। ओके, इसके बाद मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे क्या किया है कि ही जो है वो एक्चुअली रिपीट हो रहा है, तो रिपीट ना हो इस वजह से हमने यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। तो टू रीड, ही की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि हिम तो ऑलरेडी है तो इसलिए हमने हिम का हीस्ट कर दिया, इसलिए हम ही नहीं लिखेंगे। इसलिए इसके बाद ही की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे टू। दो सेंटेंसेस को जॉइन कर दिया है, क्या लगाकर, टू लगाकर, वो क्या है, इन्फिनेटिव। तो टू रीड सम मोटिवेटिंग बुक्स बिफोर गोइंग टू बेड। ओके, नेक्स्ट है आई हैव प्लेंटी ऑफ पेशेंस, आई कैन वेयर आउट ऑल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आप देख रहे हो आई हैव प्लेंटी, तो प्लेंटी का अगर मतलब बहुत ज़्यादा, पेशेंस, तो अगर हम प्लेंटी की जगह इनाफ भी लिखेंगे तो वो भी दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। तो आई हैव इनाफ पेशेंस, तो अभी हम क्या करेंगे, आई भी ऑलरेडी रिपीट हो रहा है। ओके, जो कैन है वो एक्चुअली वो भी रिपीट हो रहा है, तो उन दोनों को रिपीट ना हो इसीलिए हम दो सेंटेंसेस को जॉइन करके हम टू लगाएंगे। ओके, तो टू वियर आउट ऑल रेजिस्टेंस। समझ में आया, जो सब्जेक्ट है उसको हमें रिपीट नहीं करना है, इस वजह से हमने उसकी जगह क्या कर दिया, टू कर दिया। नेक्स्ट है आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल बाय सम न्यू बुक्स, यानी कि आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल बाय सम न्यू बुक्स। अब यहाँ पे नीचे आप क्या करना है, आपको आई शैल गो टू मार्केट तो सही है, अब आपको क्या करना है, आई शैल दो बार रिपीट हो रहा है तो दो बार रिपीट ना हो इसीलिए हम यहाँ पे टू लगाएंगे, तो टू बाय सम न्यू बुक्स कर देंगे। ओके, हमें यहाँ पे रिपीटेशन अवॉइड करना है। सेकेंड, मिस्टर शर्मा विल कम टू अ हाउस, ही विल कम टू मीट माई फादर। तो वो नीचे क्या कर दिया है कि मिस्टर शर्मा विल कम टू आवर हाउस, हो तो ओके। अब मिस्टर शर्मा जो है यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन जो है अब यहाँ पे ही कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि प्रोनाउन क्या होता है कि हम नाउन को रिपीटेशन नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ही लिखा है। तो ही विल कम, तो दो बार देखिए, ही मिस्टर शर्मा विल कम और ही विल कम दोनों यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसीलिए हमने एक बार ही लिखेंगे कि मिस्टर शर्मा विल कम टू योर हाउस, बट हम दोबारा ही विल कम नहीं लिखेंगे। ओके, इसलिए हम उसको रिपीटेशन अवॉइड कर देंगे और इसलिए हम लिख देंगे टू मीट माय फादर हो जाएगा। ओके, समझ में आया, तो इस तरीके से सेंटेंसेस आपको क्रिएट करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है टेक आउट पेज नंबर 28 पे, फर्स्ट पहला दिया है थर्ड सेंटेंस में, योर फादर विल हियर ऑफ योर सक्सेस, ही विल बी प्लेस्ड। तो आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को थोड़ा प्रॉपर बनाते हुए, मीनिंगफुल बनाते हुए क्या करना है कि आपको थोड़े वर्ड्स आपको जो लास्ट में दिए उसको आगे ले सकते हो ताकि जो सेंटेंस है वो पूरा प्रॉपर बन सके। तो योर फादर विल तो है ही, देखिए विल जो है वो ऑलरेडी विल भी है तो हम एक ही बार लेंगे, तो विल बी ये वाला लेंगे, ही को ही जो है ना हम ही कट कर देंगे,
तो ही योर फादर विल बी प्लीज्ड हो जाएगा, और यहाँ पे विल रिपीट हो रहा है तो विल को हम रिपीट ना करते हुए ऐड क्या करेंगे, इन्फिनेटिव ऐड करेंगे, ताकि हमें दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है इसीलिए। तो टू हियर ऑफ योर सक्सेस कर देंगे। नेक्स्ट फोर्थ में दिया है ही विल फाइंड द आंसर, ही विल बी प्लीज। तो अगेन आप क्या कर सकते हो, जो प्लीज है वो आप आगे कर सकते हो, ही विल बी प्लीज। अब वो ही विल तो दो बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट ना करते हुए आपको क्या लगा देना है, टू लगा देना है, इन्फिनेटिव। तो टू फाइंड द आंसर। ओके, नेक्स्ट दिया है फिफ्थ में ही शुड स्पीक द ट्रूथ, ही शुडेंट बी अफ्रेड ऑफ इट। तो ही शुडेंट भी देखिए रिपीट हो रहा है, तो जो लास्ट सेंटेंस है उसको आप पहले लिख सकते हो कि ही शुडेंट बी अफ्रेड। अब ही शुड दो रिपीट हो रहा है तो आप उसको अवॉइड करते हुए यहाँ पे आप स्पीक द ट्रूथ के पहले क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट दिया है बाय यूजिंग टू TOO टू डॉट 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 टू इनफ एंड डॉट 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 टू। अब हमें इसका कैसे यूज़ करना है वो सेंटेंसेस यहाँ पे दिया है। फर्स्ट, द पेपर वॉज वेरी रफ, इट कुड नॉट सर्व अ पर्पस। पेपर बहुत रफ है जिस वजह से हम उसको सर्व नहीं, जो पर्पस है वो हम सर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, जो वेरी है, द पेपर वॉज, वेरी की जगह क्या लग जाएगा, TOO टू लग जाएगा। ओके, एंड इट, जो यहाँ पे कुड नॉट है ना, तो कुड नॉट को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कुड नॉट की जगह रिप्लेस करते हुए क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, जैसे हमने प्रीवियस सेंटेंसेस में किया था वैसे हमें यहाँ पे करना है। तो टू सर्व आवर पर्पस। ओके, लास्ट दिया है आपको सेंटेंस, द पेपर वॉजेंट वेरी स्मूथ, इट कुड नॉट सर्व आ पर्पस। यानी यहाँ पे जो नेगेटिव है हम एक बार ही करेंगे, जैसे द पेपर वॉजेंट वॉजेंट टू स्मूथ, वेरी की जगह क्या लगा, वेरी जो है उसकी जगह लगा देंगे टू। यहाँ पे मैंने ऊपर किया हुआ है, लिखा नहीं था इसलिए मैंने ऊपर लिखा है टू। तो द पेपर वॉजेंट टू स्मूथ, अब हम यहाँ पे स्मूथ के बाद क्या कर देंगे कि ज़्यादा स्मूथ नहीं है, तो यहाँ पे हम इनफ लगाएंगे, लिखेंगे, और कुड नॉट की जगह हम रिप्लेस करते हुए क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, टू सर्व आ पर्पस। ओके, समझ में आया आपको? तो अभी आप, जो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें आप नेक्स्ट जो टू काइंड्स जो है नॉन फाइनाइट के पार्टिसिपल्स और जेरेंट के बारे में आप पढ़ोगे, वो वीडियो समझाते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, Second form of non-finite verb is when we use verb as a gerund. Gerund का फॉर्म होता है verb की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं बेस फॉर्म, और उसके साथ एंड में ing जोड़ देते हैं। इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है कि वर्ब जेरेंड की तरह इस्तेमाल हो रहा है अगर वाक्य में मुख्य क्रिया के अतिरिक्त कोई भी क्रिया आए या क्रिया के पीछे कर, पर या फिर हुए में से कोई भी शब्द लगे तो इंग्लिश में जेरेंड का प्रयोग होगा। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके जेरेंड फॉर्म होते हैं। एडमिट मीन्स कोई भी चीज मानना, अवॉइड किसी चीज से परहेज करना, स्टॉप किसी चीज को रोकना, फॉरगेट भूलना, डिनाई मीन्स इनकार करना, डेफर मीन्स किसी चीज को रद्द करना, डिले मीन्स देरी करना, कंसिडर किसी चीज को ध्यान में रखना, एंजॉय मीन्स मजा लेना, एक्सक्यूज मीन्स बहाना, फैंसी किसी चीज को पसंद करते हैं जब, तब हम कहते हैं आई फैंसी दिस, फॉरगिव मीन्स किसी को माफ कर देना, और फिनिश इसका अर्थ है खत्म करना। कुछ और वर्ब्स हैं जो जेरेंड फॉर्म करते हैं। इमेजिन किसी चीज को सोचना, इन्वॉल्व किसी चीज को अपने साथ मिलाना,
कीप रखना, सेव मीन्स बचाना, इट इज नो यूज, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कोई फायदा नहीं। इट इज नो गुड, इसका भी अर्थ है कोई फायदा नहीं। कांट हेल्प मीन्स ये चीज का, कांट हेल्प का भी मतलब है कोई फायदा नहीं। वुड यू माइंड, इसका मतलब है कि क्या आप ये कर सकते हैं। अब देखते हैं वर्ब एज अ जेरेंड इंग्लिश में कहां पर यूज होगा। बेसिकली जब हम क्रिया को नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, it means that when we name any activity rather than a person or a thing, that name is called verb as a gerund. और जब हम ज्ञानेंद्रिय की क्रियाओं यानी कि सेंसरी एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, तब भी हम वर्ब एज अ जेरेंड का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे चोरी करते हुए देखा। यही एग्जाम्पल मैंने आपको वर्ब एज इंफिनिटिव के टाइम पर भी दिया था, जब हम कह रहे थे कि हम वर्ब एज इंफिनिटिव यूज कर सकते हैं ज्ञानेंद्रिय की क्रियाओं की बात करने के लिए। तो इसका मतलब है जब हम सेंसरी एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे, वी कैन यूज ईदर वर्ब एज एन इंफिनिटिव और वी कैन यूज वर्ब एज अ जेरेंड। हम ये भी कह सकते हैं आई सॉ हिम स्टीलिंग, दैट इज वर्ब एज अ जेरेंड। और हम ये भी कह सकते हैं आई सॉ हिम स्टील। स्टील मीन्स वी आर यूजिंग वर्ब एज इंफिनिटिव without to. We will not use to before the verb as an infinitive when we talk about sensory experiences. Here is another example. मुझे फिल्म देखना अच्छा लगता है। जब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, मुझे की जगह वी विल यूज आई। अच्छा लगता है मीन्स like. So the main verb in this sentence is like. Now, film देखना. Here this is an action, but we are not doing this action right now. We are talking about this action as a noun. We are naming this action. So watching films, this is an action, but we are naming the action. So we are using this action as a gerund. The third form of non-finite verb is when we use verb as a participle. इसका यूज कब होता है? जब बड़े वाक्य होते हैं या फिर दो वाक्यों को जोड़कर बने वाक्यों में, या फिर जिस वाक्य में एक ही कर्ता होता है। तो तीन जगह पर वर्ब एज अ पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है। बड़े वाक्यों में, जब हम दो वाक्यों को जोड़कर बड़े वाक्य बनाते हैं, या फिर जिस वाक्य में एक ही कर्ता होता है। ऐसे वाक्यों में जब क्रिया यूज होती है अपरिमित रूप में, तो वो होती है पार्टिसिपल। तीन प्रकार है वर्ब एज अ पार्टिसिपल की। फर्स्ट टाइप ऑफ verb as a participle is present participle. The verb as a present participle is formed by joining the verb in the first form, that is the base form, and adding ing at the end of this verb. The first rule where we use present participle is जब दो कार्य एक ही कर्ता द्वारा किए गए हों। जब there is one doer, he is doing two actions, then we use verb in the present participle form. Let us see an example. नाचते हुए वह गा भी रही थी।
तो यहाँ पर कर्ता एक ही है, एक लड़की है वह, और वो दो कार्य कर रही है, नाच भी रही है और गा भी रही है। तो इस सेंटेंस को हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, शी, वह के स्थान पर शी वॉज। वॉज इसलिए आया है क्योंकि ये पास्ट टेंस में सेंटेंस है। रही थी के स्थान पर वॉज आएगा। शी वॉज सिंगिंग, गाना को सिंग कहते हैं, और सिंग बेस फॉर्म के साथ हमने आईएनजी जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बना दी है सिंगिंग। इसी तरह डांस है बेस फॉर्म वर्ब का, उससे हमने ई हटाकर साथ में आईएनजी जोड़ दिया, बन गया डांसिंग। तो सेंटेंस बन गया शी वॉज सिंगिंग व्हाइल डांसिंग। सेकेंड रूल जहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है, जब एक साथ दो कार्य किए जा रहे हों, ऐसे सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बिजली आ जा रही थी। बिजली को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वॉज, थी के स्थान पर वॉज आ गया। आ जा रही थी, आना मीन्स कम, ये है बेस फॉर्म वर्ब की, और इसके साथ हमने आईएनजी जोड़ दिया और ई को हटा दिया, तो बन गया कमिंग। जाना को इंग्लिश में हम कहते हैं गो, इसके साथ भी आईएनजी जोड़ दिया इसको पार्टिसिपल बनाने के लिए, गोइंग। तो दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, बिजली आ जा रही थी, इलेक्ट्रिसिटी वॉज कमिंग एंड गोइंग। थर्ड रूल जहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं, जब क्रिया को हम विशेषण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स when we use verb to describe a noun or a pronoun, then we use the present participle form of the participle. Example है, वह चलती ट्रेन से कूद पड़ा। इंग्लिश में जब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, वह के स्थान पर ही, कूद पड़ा को इंग्लिश में कहते हैं जंप्ड ऑफ। चलती ट्रेन से, अब चलती ट्रेन है जो, ये बता रही है विशेषता कि ट्रेन कैसी थी, ट्रेन चल रही थी। इंग्लिश में आएगा द मूविंग ट्रेन। तो यहां पर मूविंग क्या है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। Moving is used to describe the train. So moving is used as an adjective. Although moving is a verb, but here it is used as an adjective. It is describing the train. The second type of participle is past participle. Now when we use the past participle, it is formed by using the third form of the verb. The third form of the verb is called the past participle form. कब इस्तेमाल होती है past participle form? जब हमने संज्ञा, that is the noun, उसका कोई गुण या विशेषता बतानी हो जो घटित हो चुकी हो, यानी कि वो भूतकाल में घटित हुई हो। ऐसी कोई विशेषता या गुण, मीन्स व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब द नाउन and the incident has happened in the past, then we use the past participle form. Here is an example. नाराज पड़ोसियों ने उसकी शिकायत की। ये एक्शन हो चुका है, इट मीन्स दिस इज पास्ट। यहां पर नाराज, दिस इज द पार्टिसिपल, इट इज डिस्क्राइबिंग द पड़ोसी। जब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, द
द इसलिए यूज किया क्योंकि हमें पता है कौन से पड़ोसी, द annoyed neighbors. So here the past participle is annoyed. It is describing us about the neighbors, which is the noun. And they complained against him. उसकी शिकायत की, उसकी के स्थान पर him, शिकायत करना मीन्स कंप्लेन अगेंस्ट। जैसे कि ये पास्ट टेंस है तो हमने कंप्लेन्ड लिखा है, कंप्लेन की पास्ट फॉर्म। द थर्ड टाइप ऑफ वर्ब एज अ पार्टिसिपल इज द परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनती है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम बात करते हैं लगातार घटित होने वाली घटनाओं की, वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल उस घटना को बताता है जिसे समाप्त करने के बाद कर्ता कोई दूसरा काम कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए, जूते उतार कर हम मंदिर में घुसे। यहाँ पर दो घटनाएं हो रही हैं, एक है जूते उतारना और दूसरा है मंदिर में घुसना, और एक घटना खत्म हो चुकी है तो परफेक्ट पार्टिसिपल उस घटना की बात करेगा। हैविंग टेकन ऑफ आवर शूज, तो यहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल है हैविंग टेकन ऑफ। मैंने आपको बताया था हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब है यहां पर टेक, टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन। टेकन ऑफ, जूते उतारना, उतारना मीन्स टेक ऑफ। हैविंग टेकन ऑफ आवर शूज, हम मंदिर में घुसे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी एंटर्ड द टेम्पल। अब कुछ सेंटेंसेस हैं आपकी प्रैक्टिस। ओके, सो नेक्स्ट जो है ये एक जेरेंट का है। ओके, मैं आपको जेरेंट का समझा रही हूँ। लास्ट पार्ट जो है ऑन द पेज नंबर 29, तो उसमें आपको दिया है सबसे पहला यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, जो वर्ब है, उसको हम सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आपको दिया है। अब वर्ब तो आपको पता है एक एक्शन वर्ड होता है, ठीक है, जो क्रिया की जाती है। अब फर्स्ट एग्जांपल है स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे जो स्विमिंग है, क्या है गुड फॉर हेल्थ? स्विमिंग, ये एक एक्शन हो रहा है तो ये हो जाएगा, स्विम होता है वर्ब, तो उसके पीछे हम आईएनजी लगा देते हैं तो दैट विल बिकम जेरेंट। तो इसलिए स्विमिंग जो है वो हो जाएगा सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो जो ट्रैवलिंग है वो भी सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। तो स्मोकिंग अच्छी नहीं होती, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। तो इससे जो स्मोकिंग है वो भी एक एक्शन है तो डैट इज़ ऑल्सो आईएनजी लगा है। स्मोक होता है वर्ब होता है, उसके पीछे आईएनजी लगा है तो ये हो जाएगा जेरेंट, और जिसे हम सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। सेकंड दिया है यूज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है कि जो ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं वो ज़्यादातर एक जब हम उनमें ऐड करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है, एक प्रॉपर कंप्लीट एक सेंटेंस बनता है। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी जो ट्रांसिटिव वर्ब है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है, जो लास्ट में हम एंड में यूज़ करते हैं। जैसे चिल्ड्रन लव प्लेइंग क्रिकेट, तो अब जो प्लेइंग क्रिकेट है, प्लेइंग जो है वो एक वर्ब है, और उसको किस तरीके से यूज़ किया गया है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया कि चिल्ड्रन को, बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। तो इसीलिए वो जो प्लेइंग क्रिकेट है वो हो जाएगा एक ट्रांसिटिव वर्ब, ऑब्जेक्टिव वर्ब जो हम लास्ट में यूज़ करते हैं, और ये कंप्लीट सेंस भी है तो इसलिए एक ट्रांसिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, आई विल रीडिंग किड्स पोइट्री। तो यहाँ पे देखिए जो रीडिंग है वो भी एक वर्ब है, ओके, और किड्स पोइट्री जो उसको ऑब्जेक्ट में लिखा है, लास्ट में लिखा है। ही लाइक्स रीडिंग लिटरेचर्स। अब रीडिंग क्या, वो एक वर्ब हो गया तो रीडिंग लिटरेचर्स ज़्यादा पसंद करता है वो, तो इसलिए जो रीडिंग लिटरेचर्स है वो हमने ऑब्जेक्ट की तरह लिखा है ऑफ अ ट्रांसिटिव वर्ब। एक ट्रांसिटिव वर्ब भी बनता है जो कि कंप्लीट सेंस या कंप्लीट सेंटेंस बनता है। थर्ड में दिया है यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन।
यानी कि इसको हम ऑब्जेक्ट जो है वो एक प्रीपोजिशन की तरह ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। जैसे ही इज़ फाउंड ऑफ, अब यहाँ पे ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, ऑफ लिसनिंग म्यूज़िक। तो जो वर्ब है उससे पहले हमने क्या यूज़ किया है, एक ऑब्जेक्ट की तरह, उससे पहले प्रीपोजिशन के बाद हमने वर्ब यूज़ किया हुआ है ऑब्जेक्ट, वो क्या है, लिसनिंग। ही इज़ ट्राइड ऑफ डूइंग होमवर्क, तो ऑफ के बाद प्रीपोजिशन है, उसके बाद हमने क्या लगाया, वर्ब, जो कि डूइंग है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ किया गया है। थर्ड, दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द हॉल, तो फ्रॉम जो है वो एक प्रीपोजिशन है और फ्रॉम के बाद हमने क्या लगाया, वर्ब, जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। फोर्थ दिया है यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, यानी कि जिसके हम लास्ट में ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। वॉट आई डिसलाइक इज़ गैम्बलिंग, तो गैम्बलिंग क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये वर्ब भी है और ये कॉम्प्लीमेंट भी है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पेज नंबर 30, पेज नंबर के ऊपर आपको दिया है सेकेंड सेंटेंस, ही वॉज फाउंड चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। अब तो चीटिंग जो है वो एक वर्ब हो रहा है, ओके, एंड इट ऑल्सो शोज द कॉम्प्लीमेंट। थर्ड है आई डोंट लाइक वॉचिंग टेलीविजन, तो जो वॉचिंग जो है वो क्या हो गया, एक वर्ब है जो कि क्या शो कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट भी शो कर रहा है कि मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है। तो इस तरीके से आपको जो जेरेंड है वो यूज़ किया जाता है। अब लास्ट आपको रिमेंबर में दिया है कि द प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो कैसा फंक्शन करता है, लाइक एन एडजेक्टिव की तरह, और जो जेरेंड है वो किस तरह फंक्शन करता है, लाइक अ नाउन। तो इसीलिए द पार्टिसिपल इज़ अ वर्बल एडजेक्टिव और जो जेरेंड है इज़ अ वर्बल नाउन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो फंक्शन करता है एडजेक्टिव की तरह और जो जेरेंड है वो फंक्शन करता है नाउन की तरह। इसलिए जो पार्टिसिपल है उसको हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं और जेरेंड को क्या कहा जाता है, वर्बल नाउन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर नंबर 5, ओके। एंड तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर नंबर 5 का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे फिनिश होता है। और मैं आपको ट्राई कीजिएगा कि आप एक्सरसाइज खुद क्या करें या फिर मैं आपको एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, ओके। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।